चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारे शरीर का दोबारा इस्तेमाल नहीं करूंगा। और तो और, मुझे इससे भी बेहतर शरीर मिल गया है। नन्ही काली गेंद ने नन्हे सफेद बाघ के बर्फ जैसे सफेद शरीर को निहारते हुए संतुष्टि से अपनी आंखें सिकोड़ लीं। जब वे पहले अविचिनारका के नरक में थे, तब उस छोटी काली गेंद की शक्तियां दानव देवता के हृदय में दबी हुई थीं। यहाँ तक कि अगर ये किंगटांग खतरे में भी होती, तो भी वो प्रकट नहीं हो सकती थी और उस दमन से मुक्त नहीं हो सकती थी। सौभाग्य से वे इस चुनौतीपूर्ण अनुभव से बिना किसी अप्रिय घटना के गुजर गए। नन्हे बिजली के अजगर का शरीर अभी भी उतना शक्तिशाली नहीं था, बल्कि उससे पहले मौजूद दानव दैत्य जानवर। ये सोचते ही छोटी काली गेंद तुरंत छोटे सफेद बाघ के पास सरक गई। हालांकि जैसे ही छोटी काली गेंद छोटे सफेद बाघ तक पहुंचने वाली थी, गहरी नींद में सो रहा छोटा सफेद बाघ अचानक अपनी आंखें खोल बैठा। जैसे ही छोटे सफेद बाघ ने अपनी आंखें खोली, लगभग उसी क्षण उसके शरीर से एक शक्तिशाली राक्षसी ऊर्जा अचानक बाहर निकली और उसका शरीर अत्यंत तेजी से बड़ा हो गया। दफा हो जाओ, मुझे परेशान मत करो। अचानक एक विशाल और बलिष्ठ दानव ने हथेली के आकार की उस छोटी काली गेंद को घूरना शुरू कर दिया। ठीक उसी क्षण उसकी आंखें विशेष रूप से तेज हो गईं। अविचिनारका के रहस्यमय क्षेत्र के नरक में भी उसने पहले कभी इतनी तीक्ष्णता नहीं दिखाई थी। वो छोटी काली गेंद पल भर में अवाक रह गई। अचानक से पूरी तरह बदल चुके उस दिव्य प्राणी को देखकर उसका चकित होना स्वाभाविक था। हालांकि इससे पहले कि वो छोटी काली गेंद एक और कदम बढ़ा पाती, उस दानव दैत्य से निकलने वाली आभा ने ये किंगटांग को जगा दिया था। अन्य ढंग से उठकर बैठते हुए उसने अपनी आंखें सिकुड़ी और आभा की दिशा में देखा। जिस समय ये किंगटांग उठी, उसी समय वो छोटी काली गेंद बिजली की गति से छोटे बिजली के ड्रैगन के शरीर में समा गई। छोटा बिजली का अजगर हक्का बक्का रह गया। उस कथन का क्या हुआ जिसमें कहा गया था कि तुम्हारे शरीर का उपयोग नहीं करोगे? अगले ही पल प्रकाश के एक गोले ने नन्हे बिजली के अजगर के शरीर को घेर लिया, जिससे उसका शरीर अचानक बड़ा हो गया। प्रकाश के मिटने पर अजगर के सींगों वाला नन्हा अजगर ये किंगटांग के सामने प्रकट हुआ। माँ, माँ! नन्ही काली गेंद, जिसने एक बार फिर नन्हे बिजली के अजगर के शरीर पर कब्जा कर लिया था, ये किंगटांग की बाहों में अपना सिर छिपाकर आराम से छटपटाने लगी। ये किंगटांग ने अचानक अपने मानव रूप में परिवर्तित हुए नन्हे बिजली के अजगर को हैरानी से देखा। उसकी आंखों में सदमे की एक झलक दिखाई दी। ये छोटा जीव लंबे समय से अपने मानवीय रूप में नहीं बदला था, और वो लगभग भूल ही गई थी कि इसमें पहले से ही एक क्षमता मौजूद है। हालांकि इससे पहले कि ये किंगटांग सोच पाती कि यह छोटा सा जीव अचानक क्यों बदल गया, उसने सहज रूप से ऊपर देखा और गुफा के पूरे प्रवेश द्वार को ढके हुए विशालकाय दानव प्राणी को देखा। वो नन्हा सफेद बाघ, जो पहले इतना छोटा था, अब एक प्रभावशाली आभा वाले शैतानी जीव में बदल चुका था। इसके अलावा ठीक उसी क्षण उस दिव्य राक्षस की आंखों में विशेष रूप से तीक्ष्ण भाव था, और उसकी आंखें उसकी बाहों में मौजूद नन्हे अजगर पुरुष को घूर रही थीं। ये किंगटांग को उस दानव दैत्य में कुछ गड़बड़ महसूस हुई। यहाँ तक कि जब वे अविचिनारका के रहस्यमय क्षेत्र के नरक में थे, तब भी उसने उसकी आंखों में इतना गंभीर भाव कभी नहीं देखा था। उस दिव्य दानव ने अपनी आंखें सिकुड़ी और फिर अपनी सारी आभा समेट ली। ये किंगटांग की आंखों के सामने उसका विशाल शरीर एक छोटे से सफेद बाघ में बदल गया। धत तेरे की, चैन से सो भी नहीं पा रहा, नन्हा सफेद बाघ हौंकते हुए बोला। उसकी नजरें ये किंगटांग की बाहों में सो रही छोटी काली गेंद पर सरपट दौड़ गई। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई दी। फिर उसने कुछ नहीं कहा, अकड़कर चला गया और दोबारा सो गया। किंगटांग के सिर में हल्का दर्द होने लगा जब उसने उस छोटे सफेद बाघ को देखा जो वापस सो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस दानव स्वर्गीय जानवर के साथ फिर क्या हुआ। माँ, क्या तुम्हें मेरी याद आती है? छोटे ड्रैगन ने ये किंगटांग की ओर देखा। क्या वो दिन भर उसकी बाहों में नहीं रहा? क्या उसे अब भी उसकी कमी महसूस करने की जरूरत थी? नन्हे ड्रैगन जैसे दिखने वाले उस शख्स की बड़ी बड़ी चमकीली आंखों से नजरें मिलते ही ये किंगटांग असहाय होकर सिर हिलाने को मजबूर हो गई। उसे सच में समझ नहीं आ रहा था कि यह नन्हा सा प्राणी उससे इतना क्यों चिपका हुआ था। काफी देर हो गई है, चलो जल्दी आराम कर लेते हैं। ये किंगटांग ने छोटे ड्रैगन आदमी के सिर पर थपथपाया। वो नींद के बीच में ही जाग गई थी और थोड़ी थकी हुई थी। इसके अलावा उसे अगली सुबह यात्रा पर निकलना था, इसलिए उसे पूरी तरह से आराम करना जरूरी था। नन्हे ड्रैगन ने संतुष्टि से सिर हिलाया। जैसे ही ये किंगटांग लेटी, नन्हा ड्रैगन आज्ञाकारी होकर उसके बगल में चिपक गया।
आंखें बंद करने से ठीक पहले उसने चुपके से पास ही सो रही छोटे सफेद बाघ पर एक नजर डाली। अगली सुबह जब ये किंगटांग और बाकी लोग जागे तो छोटी काली गेंद पहले ही ये किंगटांग के शरीर में वापस आ चुकी थी, जबकि छोटा बिजली का अजगर, जिसे एक बार फिर पूरी तरह से चूस लिया गया था, मुरझा गया था। वो उस छोटे बदमाश की किसी भी बात पर दोबारा कभी विश्वास नहीं करेगा। पवित्र देवी, अब हम आगे कहाँ जा रहे हैं? रक्त चंद्रमा के बुजुर्ग ने ये किंगटांग से पूछा। मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगी, ये किंगटांग ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे घर? क्या हम ब्लड मून सेक्ट में लौट रहे हैं? ब्लड मून एल्डर की आंखें तुरंत चमक उठीं। हालांकि ये किंगटांग के अगले शब्दों ने ब्लड मून एल्डर को उनके भ्रम से पूरी तरह बाहर निकाल दिया। सटीक रूप से कहें तो यह आपको ओयांग कियान के घर वापस भेज रहा है। ये किंगटांग ने मुस्कुराते हुए ब्लड मून एल्डर को देखा। ये किंगटांग ने पहले से ही योजना बना रखी थी। शक्तिशाली स्वर्ग राजवंश में अब हर जगह उसे मारने के आदेश थे और उसका वापस लौटना असुविधाजनक होता। दूसरी ओर ये रहस्यमयी क्षेत्र नवरात्रि राजवंश से ज्यादा दूर नहीं था। अगर वे नवरात्रि राजवंश जाते तो यह ज्यादा सुविधाजनक होता। शुवानलिंग संप्रदाय की रक्षा के लिए केवल कुछ ही महीने बचे थे और पूरे शुवानलिंग संप्रदाय को बचाने के लिए उसे इस अवधि में येन यांग सिद्ध स्वामी की वास्तविक अवस्था प्राप्त करनी थी। इतने कम समय में येन यांग सिद्ध स्वामी की अवस्था प्राप्त करने के लिए उसके पास केवल फॉलिंग स्काई वैली जाने का ही विकल्प था। आगे ये किंगटांग ने अपनी स्पेस रिंग से एक छोटा सा जेड पेंडेंट निकाला। यह अंतरिक्ष की अंगूठी उसे उसके पालक पिता ने दी थी, जिन्होंने स्पष्ट किया कि जब वे उसे लेने गए थे तब यह उसके पास मिली थी और यह संभवतः उसके माता पिता से संबंधित है। इस जेड पेंडेंट की उत्पत्ति का संबंध नाइन नाइट्स राजवंश के शाही परिवार से था। चाहे अधिक शक्तिशाली बनना हो या अपने माता पिता का पता लगाना हो, ये किंगटांग को नाइन नाइट्स डायनेस्टी और फॉलिंग स्काई वैली जाना ही था। हे देवी, क्या मुझे सचमुच ओयांग परिवार में जाना पड़ेगा? रक्तचंद्र के बुजुर्ग के चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। पहले तो उन्हें जबरदस्ती स्त्री बना दिया गया था, फिर भी उनकी देवी उन्हें ओयांग परिवार में किसी की बेटी बनाकर भेजना चाहती थी। अपने पूरे जीवन में उन्होंने कभी ऐसी यातना नहीं झेली थी। जब उसने सोचा कि उसे ओयांग परिवार के मुखिया को पिता कहकर पुकारना पड़ सकता है तो वह घृणा से भर गया। आपको न केवल वहां जाना होगा, बल्कि आपको ओयांग परिवार के प्रभाव का इस्तेमाल करके मेरी किसी चीज की जांच करने में मेरी मदद भी करनी होगी, ये किंगटांग ने कहा। यह क्या है? ब्लड मून एल्डर ने पूछा। ये किंगटांग ने ब्लड मून एल्डर के सामने जेड का लटकन पकड़ा। इस जेड के लटकन को ध्यान से देखिए। कहा जाता है कि इसका संबंध नाइन नाइट्स राजवंश के शाही परिवार से है। जब आप ओयांग परिवार में लौट आएं तो इसके बारे में पता लगाने में मेरी मदद करें। नवरात्रि राजवंश में ओयांग परिवार एक महाशक्तिशाली परिवार था। अपनी स्थिति और प्रभाव के कारण वे निश्चित रूप से उन रहस्यों का पता लगा सकते थे जो आम लोगों के लिए संभव नहीं थे। ब्लड मून एल्डर उस जेड पेंडेंट को देखकर असमंजस में पड़ गए। उन्हें महसूस हुआ कि इस जेड पेंडेंट का पवित्र देवी के लिए असाधारण महत्व है, अन्यथा वो उन्हें इतनी गंभीरता से इसकी जांच करने का आदेश नहीं देती। निश्चिंत रहें पवित्र देवी, मैं निश्चित रूप से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। हल्का सा सिर हिलाने के बाद ये किंगटांग ने उस छोटे सफेद बाघ की ओर देखा जो अभी भी गहरी नींद में सो रहा था। गर्म धूप में छोटा सफेद बाघ आराम से अपनी पीठ के बल लेटा हुआ था और उसका पेट बाहर निकला हुआ था। 9 रातों के राजवंश में जाने से पहले मुझे अभी कुछ तैयारियां करनी हैं। इसके बाद ये किंगटांग ने गुस्से से अपनी आंखें सिकोड़ी और सीधे छोटे सफेद बाघ की ओर चल पड़ी। छोटा सफेद बाघ गहरी नींद में सो रहा था और उसे आने वाले खतरे का एहसास नहीं हुआ था। वो सपने में ही डूबा हुआ था, लेकिन अचानक उसे अपनी गर्दन के पिछले हिस्से पर एक मजबूत पकड़ महसूस हुई और उसे सीधे जमीन से ऊपर उठा लिया गया। उसने भय से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और ये किंगटांग की आंखों से मिली, जिनमें एक हल्की सी मुस्कान छिपी हुई थी। भाड़ में जाओ, तुम क्या कर रहे हो? ये किंगटांग ने हाथ उठाकर छोटे सफेद बाघ की नाक की नोक को हल्के से छुआ। अगर तुमने मुझे फिर से गाली दी तो मैं अब और नहीं रुकूंगी। मुझे अभी तुम्हारी थोड़ी सी मदद करनी होगी ताकि तुम में थोड़ा बदलाव आ सके। मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे किसी बदलाव की जरूरत नहीं है। छोटे सफेद बाघ ने अपनी दर्द से भरी नाक को रगड़ा और डर के मारे ये किंगटांग को देखा। घबराओ मत, मैं बस तुम्हें रंगने में मदद कर रही हूँ। इसके बाद ये किंगटांग अपने स्पेस रिंग को दूसरे हाथ से छूते हुए छोटे सफेद बाघ को गुफा के बाहर धारा के पास ले गई।
अविचिनारका के रहस्यमयी क्षेत्र के नरक में छोटे सफेद बाघ के प्रकट होने को पहले ही कई लोगों ने देख लिया था। हालांकि सफेद बाघ अक्सर दिखाई नहीं देते थे, लेकिन अगर किसी को इसके बारे में पता चल जाता तो ये किंगटांग को इसकी वजह से मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता था। सौभाग्य से एक सफेद बाघ को सामान्य बाघ जैसा रूप देने के लिए रंगना आसान था। रंगना, औरत, मुझे जल्दी नीचे उतारो। अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं अब और नहीं रुकूंगा। ये सुनकर छोटे सफेद बाघ के रोंगटे खड़े हो गए। हालांकि चाहे वो कितनी भी जोर से दहाड़े, ये किंगटांग उसे नदी के किनारे ले आई। कुछ ही समय में ये किंगटांग नारंगी फर वाला एक छोटा बाघ वापस ले आई। ब्लड मून एल्डर उस छोटे सफेद बाघ को देखकर लगभग हंस ही पड़ा, जिसके शरीर पर अभी भी कुछ गीले धब्बे थे। छोटा सफेद बाघ पल भर में एक छोटा नारंगी बाघ बन गया। ये कहना जरूरी है कि रंग बेमेल नहीं लग रहा था। औरत, अगर मैंने तुम्हारे साथ समझौता न किया होता तो तुम्हारी ऐसी शरारत ही मेरे लिए तुम्हें अनगिनत बार जान से मारने का काफी होता। छोटे सफेद बाघ ने ये किंगटांग को घूर कर देखा। ये सुनकर ब्लड मून एल्डर के होठों पर मुस्कान विकृत हो गई। ये दुष्ट दिव्य प्राणी कब तक इतना जिद्दी बना रहेगा? अगर आप में क्षमता है तो विद्रोह कीजिए। छोटे सफेद बाघ को कोई जवाब दिए बिना ये किंगटांग ने अपनी स्पेस रिंग से अमृत की एक बोतल निकाली और उसे पी लिया। उस औषधि का उपयोग रूप बदलने के लिए किया जाता था। ये किंगटांग ने जिस किशोरी का रूप धारण किया था, उसका भेष पहले ही ग्रैंड एल्डर के सामने उजागर हो चुका था और अब उसके पास अपना रूप बदलने के लिए अन्य वस्तुओं का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अमृत का सेवन करने के कुछ समय बाद उसके रूप में एक सूक्ष्म परिवर्तन दिखाई दिया। उसके पहले के कोमल चेहरे पर धीरे धीरे एक लड़के जैसी चंचलता के निशान दिखने लगे। हालांकि यह उसके पहले के पुरुष रूप से अलग था, फिर भी उसके चेहरे की सुंदरता और आकर्षण बरकरार थे। जैसे ही ये किंगटांग के होंठ हल्के से ऊपर उठे, वो तुरंत एक सुंदर लड़के में बदल गई जो किसी को भी मोहित कर सकता था। सभी तैयारियां पूरी करने के बाद ये किंगटांग ने पुरुष का वेश धारण किया और रंगे हुए छोटे सफेद बाघ और रक्तचंद्र के बड़े गुरु को बाहर ले आई। उन्होंने रास्ते में एक छोटे से कस्बे से एक गाड़ी खरीदी और नवरात्रि राजवंश की ओर अपनी यात्रा पर निकल पड़े। 9 नाइट्स राजवंश का विशाल क्षेत्र था। इस मुख्य भूमि के 2 बड़े राजवंशों में से एक होने के नाते इसका क्षेत्र विशेष रूप से बड़ा था। ओयांग परिवार नवरात्रियों के राजवंश का सबसे प्रमुख परिवार था और सम्राट नगरी में स्थित था। नवरात्रियों के राजवंश की सम्राट नगरी की भूमि राजवंश का सबसे बड़ा नगर था। ये पूरे 100 मील में फैला हुआ था और उस भूमि में आध्यात्मिक ऊर्जा प्रचुर मात्रा में थी। इस नगर के निर्माण के लिए इस भूमि को अलग रखना नवरात्रियों के राजवंश के प्रथम सम्राट का मूल उद्देश्य था। 9 नाइट्स राजवंश के शाही परिवार के अलावा अधिकांश विभिन्न प्रभावशाली शक्तियां राजशाही शहर में ही विकसित हुई थीं। इसमें ये किंगटांग का गंतव्य फॉलिंग स्काई वैली भी शामिल था। राजशाही शहर में प्रमुख शक्तियां एक दूसरे को संतुलित करती थीं और 9 नाइट्स डायनेस्टी के शाही परिवार ने ज्यादा हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं की। रथ में बैठी ये किंगटांग अपने हाथों में जेड का लटकन पकड़े खिड़की से बाहर देख रही थी। बाहर का दृश्य उसे धीरे धीरे परिचित लगने लगा। उसे वह दृश्य आज भी स्पष्ट रूप से याद था जो उसने अपने पिछले जन्म में 9 नाइट्स डायनेस्टी में भागते समय देखा था। उसके बाद सिद्ध गुरु शुवानचेन ने उसे शिष्या के रूप में स्वीकार किया और वो फॉलिंग स्काई वैली में प्रवेश कर गई। हालांकि रास्ता वही था, लेकिन इस जीवन और पिछले जीवन की परिस्थितियां पूरी तरह से अलग थीं। इस जीवन में वो निश्चित रूप से इतनी दुखी नहीं होगी। पवित्र देवी, हम बहुत जल्द नवरात्रि राजवंश के सम्राट नगर पहुंचने वाले हैं। रक्त चंद्रमा के बुजुर्ग ने रथ की खिड़की से कुछ ही दूरी पर विशाल नगर की दीवार देखी और ये किंगटांग को सूचित करने के लिए पीछे मुड़ गए। जब हम राजमहल के शहर में प्रवेश करें तो मुझे पवित्र महिला कहकर मत पुकारना, ये किंगटांग ने उत्तर दिया। ओह, तो मैं तुम्हें डार्लिंग ये कहकर बुलाऊं? ब्लड मून एल्डर ने ये किंगटांग को प्यार भरी नजरों से देखा। ये किंगटांग के होंठ जम गए। वो ब्लड मून एल्डर को गाड़ी से बाहर फेंकने ही वाली थी। मुझे यंग सर ये कहिए, याद रखिए, अब मेरा नाम ये चेन है, ये किंगटांग ने कहा। ओह युवा श्री, ये किंगटांग के शब्दों के बाद ब्लड मून एल्डर ने कहा। ये किंगटांग ने मुड़कर उस छोटे सफेद बाघ को देखा जिसका चेहरा भावहीन था। जब से उसे दूसरे रंग में रंगा गया था, उसकी आंखों में दुख के सिवा कुछ नहीं था। लिटिल वाइट, इतनी चिंता मत करो, तुम्हारा रंगा हुआ रंग केवल अस्थायी है। छोटे सफेद के संबोधन पर छोटा सफेद बाघ कांप उठा। भाड़ में जाओ, तुम्हें मुझे इस नाम से पुकारने की इजाजत किसने दी? तुम छोटे सफेद हो,
तुम्हारा पूरा परिवार छोटा सफेद है। छोटे सफेद बाघ ने क्रोध में चिल्लाते हुए कहा। ये किंगटांग ने नन्हे सफेद बाघ के पूरे शरीर पर फैले नारंगी फर को देखते हुए अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा। तो मैं तुम्हें छोटा संतरा कहूँ? तुम तो छोटे हो, तुम्हारा पूरा परिवार ही छोटा है। ब्लड मून एल्डर ने छोटे सफेद बाघ पर एक नज़र डाली और चुपके से अपने होठों को सिकुड़ा। क्या यह अब भी खुद को बहुत बड़ा समझता है? ये किंगटांग उस विद्रोही नन्हे सफेद बाघ को देखकर हंसे या रोए, ये समझ नहीं पा रही थी। नन्हे सफेद, राजमहल के शहर में प्रवेश करने के बाद तुम इतनी लापरवाही से मुंह मत खोलना, वरना अगर लोगों को पता चल गया कि तुम कोई साधारण बाघ नहीं हो तो मैं किसी भी बात की गारंटी नहीं दे सकती। छोटा सफेद बाघ एक पल के लिए ठहर गया और उसके चेहरे पर गंभीर भाव आ गए। चिंता मत करो, मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी दूंगा। ऐसा क्यों होने लगा कि यह उसकी रक्षा कर रहा है? सिर हिलाते हुए उसके होठों से एक हल्की हंसी निकल गई। ये किंगटांग के खिलखिलाते ही रथ राजसी नगर के द्वार पर पहुंच चुका था। नवरात्रि राजवंश का राजसी नगर होने के नाते, जो कि शक्तिशाली शक्तियों का क्षेत्र भी था, नगर के द्वारों पर पहरेदार लोगों के प्रवेश और निकास को लेकर बेहद सख्त थे। राजसी नगर के गैर नागरिकों और आम लोगों को अपनी मर्जी से नगर में प्रवेश करने या बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी। तुरंत ही शहर के द्वार पर तैनात सैनिकों ने उस गाड़ी को रोक दिया जिसमें ये किंगटांग और बाकी लोग सवार थे। ब्लड मून एल्डर ने ये किंगटांग के कुछ कहने का इंतजार किए बिना ही अपना सिर बाहर निकाला। जैसे ही ओयांग कियान का चेहरा दिखाई दिया, कुछ पहरेदारों ने तुरंत उन्हें आगे जाने दिया। नवरात्रि राजवंश में ओयांग परिवार का प्रभाव असाधारण था और राजमहल के पहरेदारों ने स्वाभाविक रूप से ओयांग परिवार की युवती को पहचान लिया। हालांकि उन्हें ये बात अजीब लगी, आखिर ओयांग परिवार की युवती इतनी साधारण गाड़ी में कब से बैठने लगी? जैसे ही रथ सफलतापूर्वक राजसी नगर में प्रवेश कर गया, ये किंगटांग ने नगर के नज़ारे पर एक नज़र डाली। ये देखकर कि वे ओयांग परिवार के मुख्य द्वार के पास पहुंचने ही वाले थे, उसने अचानक ब्लड मून एल्डर की ओर मुड़कर देखा। क्या आपको याद है मैंने ओयांग कियान और ओयांग परिवार के बारे में क्या क्या कहा था? निश्चिंत रहें, पवित्र देवी, मुझे वे सब स्पष्ट रूप से याद हैं। ब्लड मून एल्डर ने मामले की गंभीरता को समझते हुए सिर हिलाया। ओयांग परिवार नवरात्रि राजवंश का सबसे प्रमुख परिवार था और इसकी विरासत की तुलना मूल परिवारों से नहीं की जा सकती थी। ब्लड मून एल्डर ने इस समय ओयांग कियान का शरीर चुरा लिया है और अगर उसने गलती से भी कुछ बता दिया तो ओयांग परिवार उसे जिंदा ही खाल उतार देगा। ओयांग कियान का व्यवहार दबंग है और वो केवल अपने पिता ओयांग जियान, जो ओयांग परिवार के कुल प्रमुख हैं, के प्रति थोड़ी आज्ञाकारी है। जब तक तुम मेरी पहले कही हुई बातों को अच्छी तरह याद रखोगी, तब तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ये किंगटांग ने चेतावनी दी। ठीक है, ब्लड मून एल्डर ने कहा और सिर हिलाया। क्या वो सिर्फ एक दबंग युवती नहीं थी? ये कितना कठिन था। जब वे बात कर रहे थे तब तक गाड़ी ओयांग परिवार के मुख्य द्वार पर पहुंच चुकी थी। जब ओयांग परिवार के कबीले के दरवाजे पर खड़े कुछ पहरेदारों ने अपने सामने एक साधारण सी गाड़ी को रुकते हुए देखा तो वे तुरंत भौहें चढ़ाकर आगे बढ़े। यह ओयांग परिवार का इलाका है, यहाँ बाहरी लोगों का रहना मना है। गार्ड के बोलने की समाप्ति से पहले ही अचानक डिब्बे से एक जोरदार चीख सुनाई दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें मेरी गाड़ी रोकने की इतनी हिम्मत किसने दी? जैसे ही वह आवाज निकली, ओयांग परिवार के पहरेदार स्तब्ध रह गए। वे इस आवाज से भलीभांति परिचित थे। क्या यह आवाज उनकी छोटी मालकिन ओयांग कियान की नहीं थी? जब पहरेदार अचंभित रह गए तो ओयांग कियान के वेश में ब्लड मून एल्डर घमंड और अधीरता से भरे अपने खूबसूरत चेहरे के साथ रथ से बाहर निकली। निकम्मों का झुंड, क्या तुम सब मुझे पहचानते नहीं हो? ब्लड मून एल्डर ने गुस्से से भरी ठंडी आवाज में चिल्लाते हुए कहा। नमस्कार युवती, पहरेदारों के समूह ने पसीने से तरबतर होते हुए जल्दी से झुककर अभिवादन किया। उन्होंने भला कैसे सोचा होगा कि उनकी प्रतिष्ठित युवती सचमुच इतनी पुरानी गाड़ी में बैठेगी? ये किंगटांग ने ब्लड मून एल्डर के अभिमानी रवैये को देखकर चुपके से अपनी भौहें ऊपर उठा लीं। ऐसा लगता है कि ब्लड मून एल्डर ने अपनी नई पहचान को काफी अच्छे से अपना लिया है। उनका दबंग स्वभाव बिल्कुल सटीक है। हम ब्लड मून सेक्ट के एल्डर ने घमंड से अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई। कम से कम वो 1000 साल पहले ब्लड मून सेक्ट के एल्डर तो थे। ये शक्तिशाली मुद्रा उनकी मुट्ठी में थी। अगर उन्हें इस गड्ढे में न फेंका जाता तो उन्हें इतनी मुसीबतों का सामना न करना पड़ता। अब जब उन्होंने देखा कि ओयांग परिवार के पहरेदार कितने भयभीत थे तो वाकई महान। जल्दी रास्ता बनाओ।
उन पहरेदारों की ओर देखे बिना ब्लड मून एल्डर स्वयं अंदर चले गए। इसके बाद ये किंगटांग छोटे सफेद बाघ को गाड़ी से नीचे उतारकर ब्लड मून एल्डर के पीछे पीछे ओयांग परिवार के निवास में चली गई। दरवाजे पर तैनात पहरेदार अपनी युवती के बगल में खड़े उस खूबसूरत युवक को आश्चर्य से देखते रह गए। ये खूबसूरत युवक अचानक कहाँ से प्रकट हुआ? हालांकि अगर वे असमंजस में भी होते तो भी किसी ने सवाल करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि सभी जानते थे कि ओयांग परिवार की छोटी मालकिन गुस्सैल और जिद्दी थी। अगर वे उसे नाराज कर देते तो शायद उन्हें पता भी नहीं चलता कि उनकी मौत कैसे हुई। ब्लड मून एल्डर और ये किंगटांग ने एक साथ ओयांग परिवार में प्रवेश किया। खबर सुनते ही घर के नौकर ने तुरंत लोगों को उनका स्वागत करने के लिए बुलाया। हमें क्षमा करें कि हमने आपका पहले स्वागत नहीं किया, क्योंकि हमें पता नहीं था कि आप आज लौट रही हैं। छोटी बच्ची, हमें क्षमा करें, नौकरानी ने आदरपूर्वक उनका स्वागत किया। हम ब्लड मून एल्डर ने घमंड से सिर हिलाया। ये नौकरानी ने सहज ही ओयांग कियान के बगल में खड़े खूबसूरत युवक की ओर देखा। ब्लड मून एल्डर का चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया। क्या मुझे अब भी आपको ये बताने की जरूरत है कि मैं किसे वापस ला रहा हूँ? मैं हिम्मत नहीं कर सकता, मैंने अपनी सीमा पार कर दी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे पिता कहाँ हैं? ब्लड मून एल्डर को पिता शब्द का जिक्र करते समय थोड़ी असहजता महसूस हुई। किन परिवार के सबसे बड़े युवा महोदय आज यहाँ मिलने आए हैं? परिवार के मुखिया इस समय हॉल में मौजूद हैं। किन परिवार के सबसे बड़े युवा महोदय? ब्लड मून एल्डर को किन परिवार के सबसे बड़े युवा सर के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी और उन्होंने सहज रूप से ये किंगटांग की ओर देखा। हालांकि ये किंगटांग की आंखों में अचानक एक ठंडी चमक दिखाई दी। उसने ब्लड मून एल्डर को केवल ओयांग परिवार के लोगों के संबंधों के बारे में बताया और किन चेन के अस्तित्व को पूरी तरह से भुला दिया। किन चेन 9 रात्रियों के राजवंश के तत्कालीन प्रधानमंत्री किन लोंग के पुत्र थे। यद्यपि ऊपरी तौर पर 9 रात्रि राजवंश का शासन 9 रात्रि राजपरिवार के हाथों में था, लेकिन कुछ वर्ष पूर्व सम्राट अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और राजनीतिक मामलों का संचालन करने में असमर्थ हो गए। ऐसे में उन्हें अपना पद अपने 5 वर्षीय पुत्र को सौंपना पड़ा। प्रधानमंत्री किन लोंग को नए सम्राट को राजनीतिक मामलों के संचालन में सहायता करने के लिए सहायक मंत्री नियुक्त किया गया। तथापि 5 साल का बच्चा चाहे कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो, उसमें कोर्ट को नियंत्रित करने की क्षमता निश्चित रूप से नहीं थी। हालांकि किन लोंग एक प्रधान शासक था, उसने सम्राट की कम उम्र का बहाना बनाकर गुप्त रूप से 9 रात्रि राजवंश की अधिकांश सत्ता पर नियंत्रण रखा और यहाँ तक कि युवा सम्राट को अपने ऊपर पूर्ण विश्वास दिलाने के लिए भी राजी कर लिया। वर्तमान में 9 रात्रि राजवंश धीरे धीरे भ्रष्टाचार और अराजकता की ओर बढ़ रहा था और इसका मुख्य कारण किन लोंग का नियंत्रण था। किन चेन किन लोंग का इकलौता बेटा था और किन लोंग उसे बहुत प्यार करता था। इसके अलावा किन लोंग ने सबसे ताकतवर खानदान ओयांग खानदान के साथ वैवाहिक संबंध बनाने की योजना बनाई थी और इसलिए वह चाहता था कि किन चेन ओयांग कियान के साथ अधिक मेलजोल रखे। जब ये किंगटांग ओयांग कियान को जानती थी, तब ओयांग कियान और किन चेन बेहद करीबी दोस्त थे। जहां तक उसे याद है, जब ओयांग कियान ने उसे नशीली दवा दी थी, तब किन चेन ने ही ओयांग कियान को नशीली दवा दिलाने में मदद की थी और उसी ने ये किंगटांग के दानव देवता का हृदय के बारे में ओयांग कियान को बताया था। ये किंगटांग को उम्मीद नहीं थी कि उसकी मुलाकात किन चेन से यहीं हो जाएगी। उसने चुपके से ब्लड मून एल्डर को इशारा किया कि वह जल्दबाजी में कोई कदम न उठाए, जिसे वह तुरंत समझ गया। उसने नौकर से कहा, ठीक है, तुम पहले पीछे हट जाओ, मैं बाद में खुद हॉल में चला जाऊंगा। नौकरानी ने आदेशों का उल्लंघन करने का साहस नहीं किया और आज्ञाकारी होकर लोगों को वहां से ले गई। उनकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए, जहां हर शब्द का महत्व था, ब्लड मून एल्डर तेजी से सहज महसूस कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वे अपने चरम पर रहने के दौरान के अपने अहंकार में लौट रहे हैं। अब ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ओयांग कियान के शरीर पर कब्जा करने में कुछ लाभ थे। आखिरकार ओयांग परिवार की स्थिति साधारण नहीं थी और ओयांग कियान को ओयांग परिवार के मुखिया ओयांग जियान का गहरा स्नेह प्राप्त था। 9 रात्रि राजवंश में ये कहा जा सकता था कि वो जो चाहे पा सकती थी। जब ओयांग परिवार के नौकर चले गए तो ये किंगटांग ने तुरंत ब्लड मून एल्डर को किन चेन की पहचान के बारे में सूचित किया। हालांकि उसने स्वाभाविक रूप से इस तथ्य को छिपा लिया कि किन चेन ओयांग कियान को बहकाना चाहता था। जब आप बाद में ओयांग जियान से मिले तो बस वैसे ही बात करना जैसे हमने पहले योजना बनाई थी, ये किंगटांग ने ब्लड मून एल्डर से कहा। जैसे ही वे इस चरण को पार कर लेते,
ओयांग परिवार की छोटी बहन के रूप में ब्लड मून एल्डर की पहचान पुख्ता हो जाती। आखिरकार दूसरों के शरीर पर कब्जा करने के मामले दुर्लभ ही होते हैं। जब तक ब्लड मून एल्डर खुद को उजागर नहीं करते तब तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ओयांग परिवार के महल में ओयांग जेयान सर्वोच्च पद पर विराजमान थे। 50 वर्ष से अधिक आयु के होने के बावजूद उन्होंने अपना रूप रंग बखूबी बनाए रखा था। उनका चेहरा आकर्षक था और उनके बाल कहीं से भी सफेद नहीं थे। ओह, कियान वापस आ गई। ओयांग जेयान के गंभीर चेहरे पर अचानक मुस्कान खिल उठी। वो अपनी बेटी के सुरक्षित लौटने से बेहद खुश था। हाँ, नौकरानी ने ईमानदारी से जवाब दिया। ये सुनकर हॉल में मौजूद एक सुंदर व्यक्ति ने तुरंत कहा, मिस कियान एक अच्छी इंसान है और भगवान की कृपा उन पर बनी हुई है। अंकल ओयांग को चिंता थी कि कियान इस रहस्यमयी लोक में किसी खतरे में न पड़ जाए। अब जब वो लौट आए हैं तो आप निश्चिंत हो सकते हैं। ओयांग जेयान हंसी। कियान जिद्दी है। मैं शुरू में नहीं चाहती थी कि वो स्वयं इस रहस्यमयी लोक में जाए, लेकिन मैं उसे मना नहीं सकी। सौभाग्य से वो सुरक्षित लौट आई। चूंकि आप भी आज यहाँ हैं तो इसे कियान के घर वापसी के स्वागत के रूप में समझे। वो आकर्षक व्यक्ति मौजूदा प्रधानमंत्री का बेटा किन चेन था। हाँ बिल्कुल, मैंने भी कियान को काफी समय से नहीं देखा है, किन चेन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जब वे बात कर रहे थे तभी दो लोग हॉल में आए। जब ओयांग जियान ने आगे खड़ी लड़की को देखा तो उसकी आंखों में तुरंत प्रेम का भाव आ गया। कियान, तुम वापस आ गए। जब ब्लड मून एल्डर ने ओयांग जियान को स्नेह से मुस्कुराते हुए देखा तो उन्हें दिल का दौरा पड़ गया और वे केवल इतना ही कह पाए, पिताजी, मैं वापस आ गया हूँ। अच्छा हुआ कि तुम वापस आ गई। अकेले क्यों लौटी? बाकी लोग कहाँ हैं? ओयांग जियान ने ब्लड मून एल्डर के पीछे देखा। इस रहस्यमयी लोक की यात्रा के लिए उन्होंने अपनी बेटी के साथ काफी लोगों को भेजा था, लेकिन उसके पीछे खड़े एक विदेशी दिखने वाले युवक के अलावा ओयांग परिवार का एक भी सदस्य नहीं था। ब्लड मून एल्डर ने तिरछी नजर से ये किंगटांग को देखा। जब उन्होंने ये किंगटांग को चुपचाप सिर हिलाते हुए देखा तो उनके मन में दुख और आक्रोश भर गया। उन्होंने गहरी सांस ली और बिना कोई निशान छोड़े अपनी जांघ को जोर से चुटकी काटी। असहनीय दर्द के कारण उसकी आंखों से 2 बूंदें आंसू की निकल आए। इसके तुरंत बाद उसने दुखी भाव से ओयांग जियान की ओर देखा। पिताजी, सब मर गए क्या? ओयांग जियान के चेहरे की मुस्कान पल भर में जम गई। वो रहस्यमयी लोक महज एक जाल था। उसमें प्रवेश करने के बाद हमें एहसास हुआ कि वो कोई साधारण रहस्यमयी लोक नहीं, बल्कि अविचिनार्का का 100 गुना खतरनाक नरक था। उसका खतरा अकल्पनीय था। हम में से कई लोग उस रहस्यमयी लोक में प्रवेश करने के तुरंत बाद ही मर गए। अगर मेरी मुलाकात होली यंग सर ये से न हुई होती तो शायद मेरी जान भी वहीं चली गई होती। ब्लड मून एल्डर ने अपनी जांघ को चुटकी काटते हुए विलाप किया और बड़े ही सजग भाव से शोक का चेहरा बना लिया। क्या सच में ऐसा भी कुछ होता है? अपनी प्यारी बेटी को इतनी दयनीय हालत में रोते देख ओयांग जियान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो तुरंत उठ खड़ा हुआ और ब्लड मून एल्डर के पास जाकर स्नेह भरे भाव से उनकी पीठ थपथपाने लगा। डरो मत कियान, अब जब तुम घर वापस आ गई हो तो कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ओयांग जियान द्वारा थपथपाए जाने से ब्लड मून एल्डर को घृणा हुई, लेकिन वो आराम की तलाश में अपने पिता की बाह पर कमजोरी से झुकने के लिए मजबूर हो गया। ओयांग जियान ने अपनी गोद में बैठी बेटी को भौहें चढ़ाकर देखा। फिर उन्होंने उस खूबसूरत युवक की ओर देखा जो ब्लड मून एल्डर के साथ ओयांग परिवार में आया था। हालांकि इस समय उनकी आंखों में स्नेह की जगह तीक्ष्णता अधिक थी। मैं ये चेन हूँ, ये केतांग ने गरिमामय तरीके से कहा। क्या मैं जान सकता हूँ कि आपके गुरु कौन हैं? ओयांग जियान ने सावधानी से पूछा। हालांकि ब्लड मून एल्डर ने कहा था कि यही युवक उनका संरक्षक है, ओयांग जियान को इस पर आसानी से विश्वास नहीं हुआ। ओयांग परिवार की प्रतिष्ठा को देखते हुए कई लोग उनसे जुड़े रहने की साजिश रच रहे थे। ये चेन का इतिहास संदिग्ध था और कोई नहीं जानता था कि ओयांग कियान को बचाने के पीछे उसका क्या मकसद था। ये किंगटांग को स्पष्ट रूप से पता था कि ओयांग जियान क्या सोच रहा है। ओयांग जियान एक सतर्क और निर्दयी व्यक्ति था। वो केवल ओयांग कियान के सामने ही दयालु पिता जैसा व्यवहार करता था, लेकिन दूसरों के प्रति वो बेहद क्रूर था। मैं तो बस एक घुमंतू किसान हूँ। घुमंतू किसान? ओयांग जियान की निगाहें तेज हो गई। उसने पहले अविचिनाराका के 100 स्तरीय खतरे वाले नरक के बारे में कुछ सुना था। इस बार ओयांग परिवार द्वारा भेजे गए सभी लोग मार्शल ची स्तर 3 और उससे ऊपर के थे, और यहाँ तक कि ओयांग कियान भी स्वयं मार्शल ची स्तर 3 पर थी।
अविचिनाराका के नरक में इतने सारे धुरंधरों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन ये चेन कितना सक्षम था कि वो सुरक्षित बच निकला और अपनी बेटी को भी बचा पाया। इस बार मैंने आपको परेशान किया है यंग सर, ये चूंकि आपने कियान की जान बचाई है, इसलिए ओयांग परिवार स्वाभाविक रूप से आपके साथ बुरा बर्ताव नहीं करेगा। इसके बाद ओयांग जियान ने मुड़कर ब्लड मून एल्डर से कहा, कियान, तुम सदमे में हो और तुम्हें आराम करने की जरूरत है। कोई यंग मिस के लिए लिंग्युए अमृत ले आओ। उन दो शब्दों को सुनते ही ब्लड मून एल्डर की आंखें तुरंत चमक उठी। लिंग्यू की गोली एक चमत्कारी गोली थी जो शरीर में ऊर्जा और रक्त की आपूर्ति बढ़ाकर मांसपेशियों और नसों को पोषण देती थी। यह एक ऐसा खजाना था जिसे आम लोग पैसों से भी नहीं खरीद सकते थे। ब्लड मून एल्डर के होश में आने से पहले ही नौकरानी लिंग्युए अमृत की एक बोतल लाकर ब्लड मून एल्डर को सौंप चुकी थी। कियान, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें फिर कभी कष्ट नहीं सहने दूंगी, ओयांग जियान ने स्नेहपूर्वक कहा। इस बार ब्लड मून एल्डर को ये बिल्कुल भी घृणित नहीं लगा। लिंग्युए अमृत से लबालब भरी बोतल को देखकर और ओयांग जियान के वादे को सुनकर उनका दिल प्रसन्न हो उठा। ओयांग परिवार की वंश परंपरा कैसी थी, उनके खजाने कितने प्रचुर मात्रा में थे। जिस तरह से ओयांग जियान ओयांग कियान को लाड़ प्यार करता था, उसी तरह वो अब से ओयांग परिवार में खूब तरक्की करेगा। धन्यवाद पिता, ब्लड मून एल्डर ने मुस्कुराते हुए कहा। इस बार उन्होंने पिता शब्द को सहजता और स्पष्टता से कहा। कियान, मुझे नहीं लगा था कि यह यात्रा इतनी खतरनाक होगी। अच्छा हुआ मेरे पास कुछ इंपीरियल स्पिरिट पिल्स हैं, आप भी इन्हें ले लीजिए। अब तक चुप रहे किनचेन अचानक खड़े हो गए। उन्होंने अपने स्पेस रिंग से कुछ गोलियों की बोतलें निकाली और ब्लड मून एल्डर को सौंप दी। हालांकि इंपीरियल स्पिरिट पिल लिंग्यू पिल जितनी कीमती नहीं थी, फिर भी यह बेहद दुर्लभ थी। ये किंगटान के पहले के स्मरण के कारण रक्त चंद्रमा के बड़े बुजुर्ग ने स्वाभाविक रूप से अपने सामने खड़े व्यक्ति को पहचान लिया। हालांकि उनके लिए अपने दरवाजे पर भेजे गए खजाने को अस्वीकार करने का कोई तर्क नहीं था। तो मैं इसे स्वीकार कर लेता हूँ। ब्लड मून एल्डर ने किनचेन से इंपीरियल स्पिरिट पिल की वो बोतलें ले लीं। पल भर में बिना कुछ किए ही उसे एक के बाद एक कई बोतलें बहुमूल्य औषधियां और गोलियां मिल गईं। ब्लड मून एल्डर इससे बेहद प्रसन्न हुआ। ये सिर्फ एक महिला होने की वजह से नहीं था, वो पूरी जान लगा देता था। ये किंगटांग ने प्रसन्न रक्त चंद्रमा एल्डर को देखा और उसे समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। उसे यह महसूस होने लगा कि उसके कंजूस भाई ने उस समय रक्त चंद्रमा एल्डर को एल्डर का पद प्राप्त करने देकर कितनी बड़ी गलती की होगी। ये किंगटांग मन ही मन मुस्कुराई ही थी कि अचानक उसे अपने ऊपर एक तीखी नज़र महसूस हुई। उसने दबे स्वर में ऊपर देखा, लेकिन महसूस किया कि किनचेन उसे तीखी और तीव्र निगाहों से देख रहा था। युवक, ये इस बार आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। मैं किनचेन हूँ, नवरात्रि राजवंश के प्रधान का पुत्र। भविष्य में यदि आपको किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो तो मुझे बता दीजिएगा। ये किंगटान की निगाहें महसूस करते ही किनचेन की आंखों की तीक्ष्णता धीरे धीरे गायब हो गई और उसकी जगह एक प्रतिष्ठित युवक की तरह एक आकर्षक मुस्कान आ गई। ये किंगटांग ने साधारण कपड़े पहने थे जो अपेक्षाकृत साधारण सामग्री से बने थे और उन्होंने कोई आभूषण नहीं पहना था। सुरुचिपूर्ण पोशाक पहने किनचेन की तुलना में स्वाभाविक रूप से उनमें कोई शाही आभा नहीं थी। आप बहुत ही विनम्र हैं श्रीमान किन, मुझे अभी भी कुछ काम है। मैं पहले सुश्री ओयांग को वापस छोड़ने जा रही हूँ। अब जब वो सुरक्षित पहुँच गई हैं तो मैं चलती हूँ, ये किंगटांग ने स्पष्टवादिता से कहा। ये किंगटांग के जाने की खबर सुनकर ब्लड मून एल्डर, जो अभी अभी प्राप्त खजानों से बेहद खुश थे, तुरंत ऊपर देखने लगे। क्या तुम अभी जा रही हो? हालांकि ये किंगटांग ने उसे आने वाले समय की योजना के बारे में बताया था, लेकिन ब्लड मून एल्डर ने यह नहीं सोचा था कि वो इतनी जल्दी चली जाएगी। शायद थोड़ी घबराहट के कारण उनकी आवाज में बेचैनी के कुछ अंश दिखाई दे रहे थे। हालांकि किनचेन के कानों में उस घबराहट का एक अलग ही अर्थ था। किनचेन ने चुपके से अपनी आंखें सिकोड़कर उस युवक को गौर से देखा। हालांकि उस युवक ने साधारण कपड़े पहने थे, फिर भी उसके चेहरे की सुंदरता इतनी मनमोहक थी कि किनचेन ने भी शायद ही कभी इतना सुंदर पुरुष देखा हो। किनचेन को अपने पिता की योजना के बारे में बहुत पहले से पता था और वह जानबूझकर ओयांग कियान के करीब आने के अवसर पैदा कर रहा था। उन्हें ये चेन के अचानक प्रकट होने की उम्मीद नहीं थी। ये भी बता दें कि ये चेन न केवल ओयांग कियान के जीवन रक्षक थे, बल्कि बेहद आकर्षक भी थे, और ओयांग कियान के लौटने से पहले वे दोनों कुछ समय से अकेले में साथ समय बिता रहे थे। अगर ओयांग कियान का दिल वाकई ये चेन से पिघल गया था
किनचेन ने मन ही मन माथे पर शिकन डाली। किसी को भी उसकी योजनाओं में बाधा डालने की अनुमति नहीं थी। जी हाँ मिस ओयांग, मुझे अभी और भी काम करने हैं, ये किंगटांग ने बिना किसी भावना के कहा। खैर, उसने देखा कि ब्लड मून एल्डर अपनी नई पहचान में पूरी तरह से रम चुका था और उसे बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं थी। ब्लड मून एल्डर इससे आगे कुछ नहीं कह सका। ओयांग जियान उदार थे और उन्होंने लोगों को ये किंगटांग के लिए धन्यवाद के रूप में कई उपहार तैयार करने का आदेश दिया, जिन्हें ये किंगटांग ने बिना मना किए स्वीकार कर लिया। उसके व्यवहार से ओयांग जियान को थोड़ी राहत मिली। किनचेन ने कुछ नहीं कहा और केवल ये किंगटांग की हर हरकत को देखती रही, मानो वो किसी बात पर सोच रही हो। तो मैं अब चलती हूँ। ये किंगटांग ने ब्लड मून एल्डर को विदाई दी और छोटे सफेद बाघ को ओयांग परिवार के कबीले से बाहर ले आई। जब तक ब्लड मून एल्डर ओयांग परिवार के कबीले में अपनी पहचान बनाए रख सकता था, तब तक उसे विश्वास था कि वो ओयांग परिवार के कबीले के प्रभाव से अपने ज़ेड पेंडेंट की उत्पत्ति का पता बहुत जल्द लगा सकती है। वो झगड़ालू औरत चली गई। आखिरकार मेरे कानों को शांति और सुकून मिल गया। जब छोटा सफेद बाघ ये किंगटांग को ओयांग परिवार से जाते हुए देख रहा था, तो वो ब्लड मून एल्डर के जाने से बहुत संतुष्ट था। ये किंगटांग उस छोटे सफेद बाघ को देखकर अवाक रह गई, जो उसी तरह बातूनी था। ब्लड मून एल्डर को शांत करने के बाद ये किंगटांग को फॉलिंग स्काई वैली जाने की कोई जल्दी नहीं थी। हालांकि उसकी मूल डेमोनिक ब्लड स्वॉर्ड काफी अच्छी थी, लेकिन उसकी वर्तमान क्षमताओं के सामने वो अपर्याप्त थी। उसके स्पेस रिंग में अभी भी काफी मात्रा में मिलेनियम मेटियोरिक आयरन मौजूद था। अगर वो इसका इस्तेमाल करके एक नई तलवार बना पाती, तो वो और भी शक्तिशाली हो जाती। ये सोचकर ये किंगटांग अपने पिछले जीवन की यादों के आधार पर राजशाही शहर के भूमिगत काले बाजार की ओर चल पड़ी। वो भव्य राजशाही शहर के नीचे छिपी हुई अंधकार की भूमि थी। भूमिगत काला बाजार में ऐसी कोई चीज नहीं थी जो बिक न सके। राजशाही शहर से परिचित हर कोई जानता था कि यदि उन्हें कोई वास्तव में अच्छी चीज प्राप्त करनी है तो उन्हें भूमिगत काला बाजार में ही जाना होगा। अपने पिछले जीवन में ये किंगटांग फॉलिंग स्काई वैली के सबसे बड़े सीनियर ब्रदर के साथ भूमिगत ब्लैक मार्केट में गई थी। ये पहली बार था जब उसने अंधेरे में छिपे विभिन्न लेन देन देखे थे। हालांकि ये किंगटांग का भूमिगत ब्लैक मार्केट में जाने का असली उद्देश्य कुछ भी खरीदना नहीं था। वो किसी व्यक्ति को ढूंढना चाहती थी, एक लोहार जो भूमिगत काले बाजार में एकांत में रहता था। मिलेनियम उल्कापिंड लोहे को गढ़ने की प्रक्रिया बेहद जटिल थी और सामान्य गहराई कार्यशालाओं में इसे गढ़ने के लिए आवश्यक परिस्थितियां नहीं थीं। ये किंगटांग की कारीगरी कितनी भी कुशल क्यों न हो, अगर उसके पास उपकरण न हो तो वो केवल इसे देख ही सकती है। इसके अलावा मिलेनियम उल्कापिंड लोहा अत्यंत कीमती था और ये किंगटांग अपने पिछले जन्म में भी इसे प्राप्त नहीं कर पाई थी, इसलिए उसे मिलेनियम उल्कापिंड लोहे का उपयोग करना नहीं आता था। अपने पिछले जन्म में उनके गुरु सिद्ध जुवानचेन हमेशा से सहस्राब्दी उल्कापिंड लोहे से एक हथियार बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने विशेष रूप से एक ऐसे लोहार को खोजा जो लंबे समय से एकांतवास में रह रहा था। वो लोहार पूरे मुख्य भूमि में उन गिने चुने लोहारों में से एक था जो सहस्राब्दी उल्कापिंड लोहे का उपयोग करके तलवार बना सकता था। ये किंगटांग उस लोहार को ढूंढने और उससे एक नया हथियार बनवाने में मदद मांगने के लिए भूमिगत काला बाजार जा रही थी। भूमिगत काला बाजार का प्रवेश द्वार अत्यंत गुप्त था। अगर कोई अंदरूनी व्यक्ति न हो तो किसी के लिए भी उसे ढूंढना असंभव था। इसके अलावा भूमिगत काला बाजार में प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रवेश शुल्क देना अनिवार्य था, चाहे वो अंदर कुछ खरीद रहा हो या नहीं। शुल्क चुकाने के बाद ये किंगटांग उस छोटे सफेद बाघ को भूमिगत काले बाजार में ले गई। राजशाही शहर में सूरज चकाचौंध से चमक रहा था, लेकिन भूमिगत काले बाजार में यह अपेक्षाकृत धुंधला और अंधकार में था। केवल ऊंचे मशालों की टिमटिमाती लोही जमीन के नीचे छिपी इस अंधकार में भूमि को रोशन कर रही थी। ये जगह कितनी बदबूदार है। भूमिगत काले बाजार में प्रवेश करते ही छोटे सफेद बाघ ने अपनी नाक से कोड़ ली। ये किंगटांग ने छोटे सफेद बाघ पर एक नजर डाली। वास्तव में इस भूमिगत काले बाजार में कोई दुर्गंध नहीं थी, बल्कि बाजार में बिकने वाले मसालों के कारण एक दिलचस्प सी गंध आ रही थी। अरे, मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहता, बहुत बदबू आ रही है। जल्दी करो और जो करना है करो। छोटा सफेद बाघ थोड़ा अधीर था। मसालों की गंध का कोई फायदा नहीं था और उसे अभी भी उस सुगंध के नीचे छिपी सड़ी हुई चीजों की दुर्गंध आ रही थी। तुम्हारी नाक तो कुत्ते की नाक से भी ज्यादा नुकीली है, ये किंगटांग हंस पड़ी। बेशक, भला कुत्ते की नाक की तुलना मेरी नाक से कैसे की जा सकती है? छोटे सफेद बाघ ने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई।
क्या उसे सच में लगा कि वो उसकी तारीफ कर रही थी? ये किंगटांग समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी और उस स्थान की ओर चल पड़ी जिसका जिक्र उसके पिछले जन्म के गुरु ने किया था। काले बाजार में हर जगह अव्यवस्थित स्टॉल लगे हुए थे जहां तरह तरह के दुर्लभ खजाने बेचे जा रहे थे। यह क्या है? छोटा सफेद बाघ अचानक चलना बंद कर दिया। उसने दूर से देखा कि लकड़ी के मंच पर कुछ फटेहाल कपड़े पहने लड़कियां डर से कांप रही थीं। मंच के चारों ओर लकड़ी के कई पिंजरे थे जो एक व्यक्ति जितने ऊंचे थे और उनमें कई निराश पुरुष और महिलाएं बंद थे। ये किंगटांग धीरे धीरे रुक गई और उस दिशा में देखने लगी जिधर छोटा सफेद बाघ देख रहा था। जब उसने जंजीरों से जकड़ी हुई युवतियों को देखा तो उसकी भौहें अपने आप से कुड़ गईं। भूमिगत काला बाजार और अन्य स्थानों के बीच सबसे बड़ा अंतर गुलामों की तस्करी था। शक्तिशाली स्वर्ग राजवंश और नवरात्रि राजवंश दोनों में दास व्यापार निषिद्ध था। हालांकि यह प्रतिबंध केवल नामात्र का था। नवरात्रि राजवंश के भूमिगत काले बाजार में दास व्यापार चुपचाप चलता रहता था। वर्षों पहले नाइन नाइट्स राजवंश में दास व्यापार पूरी तरह से प्रतिबंधित था। हालांकि जब से पूर्व सम्राट बीमार पड़े और युवा सम्राट ने पदभार संभाला तब से यह निषिद्ध व्यापार फिर से शुरू हो गया। हालांकि आम जनता ने कभी इसका जिक्र नहीं किया, लेकिन हर कोई जानता था कि नाइन नाइट्स डायनेस्टी में दास व्यापार वास्तव में प्रधान शासक किनलोंग द्वारा नियंत्रित किया जाता था। वर्तमान में किनलोंग राजनीतिक मामलों की अध्यक्षता कर रहे थे और सम्राट युवा और अनुभवहीन थे, इसलिए कोई भी दासों की तस्करी को रोक नहीं सकता था। किनलोंग के समर्थन से गुलाम मालिकों का हौसला बढ़ गया और गुलामों का लेन देन पहले से कहीं अधिक खुलेआम होने लगा। मंच के दोनों ओर कुछ हटे कट्टे पुरुष खड़े थे जिनके हाथों में कांटेदार चमड़े के चाबुक थे और उनके चेहरे पर क्रूर और दुष्ट भाव थे। उनके भारी भरकम शरीर उन साधारण सी दिखने वाली युवतियों से बिल्कुल अलग थे। उन युवतियों के चेहरों पर निराशा और भय स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। वे कांपते हुए एक दूसरे को थामे खड़ी थीं, फिर भी उनका डर लकड़ी के मंच के नीचे मौजूद खरीदारों के लिए एक आकर्षक दृश्य था। गुलामों के मालिक बीच बीच में चमड़े का कोड़ा लहराते थे जिससे जोरदार आवाज आती थी। डरी हुई वे युवतियां चीखती चिल्लाती रहीं और उनका चेहरा पीला पड़ गया। हालांकि उनकी निराशा और दहशत देखकर वहां खड़े लोग हंसने लगे। ये तो अभी कुछ दिन पहले ही आए नए सामान हैं। मैं वादा करता हूं कि आप सब निराश नहीं होंगे। लकड़ी के मंच पर खड़ा एक हट्टा कट्टा आदमी नीचे बैठे खरीदारों को देखकर हंसा। बोलते बोलते उसने एक जवान लड़की को खींच लिया। उसकी छटपटाहट और गुहार को पूरी तरह अनसुना करते हुए उसने उसके फटे पुराने कपड़े फाड़ डाले, उसकी इज्जत को चूर चूर कर दिया और उसे सबके सामने बेइज्जत कर दिया। छी छी, तुम इंसानों को तो वाकई एक अजीब शौक है। नन्हा सफेद बाघ समझ गया था कि क्या हो रहा है। पिंजरे में बंद उन लड़कियों और लोगों को उन इंसानों द्वारा एक वस्तु की तरह बेचा जा रहा था। ये किंगटांग का चेहरा काला पड़ गया। अपने पिछले जीवन में जब वो काला बाजार में आती थी तो ज्यादातर उसके अन्य मार्शल भाइयों द्वारा निर्देशित होती थी और वे जानबूझकर दास व्यापार वाले क्षेत्रों से दूर रहते थे। ये किंगटांग ने पहली बार दास व्यापार का दृश्य देखा था। जब दर्शक हंस रहे थे तब घसीटकर बाहर निकाली गई लड़की जोर जोर से रोने लगी। हालांकि उसके आंसुओं से किसी को दया नहीं आई, बल्कि खरीदारों में उत्साह जागा। ठीक उसी क्षण आलीशान कपड़े पहने एक व्यक्ति कुछ अनुयायियों के साथ भीड़ में आ पहुंचा। हालांकि वो व्यक्ति भव्य रूप से सजे धजे थे, लेकिन उसका चेहरा बेहद बदसूरत था और उसकी विकृत आकृति देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसे पहले जलाया गया हो। लकड़ी के मंच पर खड़े दास स्वामी ने जैसे ही उस पुरुष को देखा, वो तुरंत उत्सुकता से उसकी ओर दौड़ पड़ा। युवा श्री शांगगुआन, आज आप यहाँ किस लिए आए हैं? जब खरीदारों के समूह ने उस पुरुष को देखा तो उन्होंने सहज रूप से रास्ता दे दिया। उनके सामने खड़े पुरुष का नाम शांगगुआन रुई था। उनके पिता नाइन नाइट्स राजवंश के ड्रैगन टाइगर सेनापति थे और उनके अधीन बड़ी संख्या में सैनिक थे। वो किनलोंग के भरोसेमंद अधीनस्थों में से एक थे और किनलोंग द्वारा उनका बहुत सम्मान किया जाता था। शांगगुआन रुई ड्रैगन टाइगर जनरल का इकलौता बेटा था। हालांकि उसकी प्रतिष्ठा प्रतिष्ठित थी, फिर भी वो कई दोषों के साथ पैदा हुआ था। उसका रूप रंग तो बेहद बदसूरत था ही, साथ ही जन्म से ही उसके शरीर से घिनौनी गंध आती थी। अपनी खामियों और इस तथ्य के कारण कि उसके पिता एक सेनापति थे जो विशाल सैन्य बलों को नियंत्रित करते थे, वह पूरे नाइन नाइट्स राजवंश में जो चाहे कर सकता था और यहाँ तक कि सामान्य प्रभावशाली मंत्रियों को भी उसके सामने झुकना पड़ता था। शांगगुआन रुई ने दास स्वामी पर एक नज़र डाली और फिर लकड़ी के मंच पर लगभग नग्न अवस्था में खड़ी लड़कियों पर उसकी असमान आंखों में एक दुष्ट चमक दिखाई दी।
मैंने सुना है कि आज काफी सारे नए जानवर आए हैं, मैं उन्हें देखने आया हूँ। जी हाँ, जी हाँ, ये सब अभी कुछ ही समय पहले आए हैं और अनुभवहीन हैं। जरा देख लीजिए। युवा श्री शांगगुआन दास स्वामी ने झुकी हुई पीठ के साथ हाथ मलते हुए विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया। शांगगुआन रूई ने हल्का सा सिर हिलाया और अपने अंगरक्षकों के साथ लकड़ी के मंच की ओर चल पड़ा। वो उन कांपती हुई लड़कियों के सामने बेपरवाही से खड़ा हो गया और उन भयभीत लड़कियों को ऐसे देखने लगा जैसे वो जानवरों की तलाशी ले रहा हो। जब उसने उस लड़की को देखा जिसके कपड़े पहले गुलाम मालिक ने फाड़ दिए थे, तो उसकी भौहें थोड़ी तन गई। उसने हाथ बढ़ाया और नीचे देख रही लड़की के बाल पकड़कर उसे ऊपर देखने के लिए मजबूर किया। उसका चेहरा बेहद सुंदर और आकर्षक था। उसके चेहरे की खूबसूरती पर डर और निराशा के भाव साफ झलक रहे थे। डर से कांपते हुए उसकी आंखों के कोनों से बड़े बड़े आंसू बह रहे थे। वो दिखने में बुरी नहीं है। शांगगुआन रूई ने उस लड़की पर एक नज़र डाली और फिर दास स्वामी को सिर हिलाकर सहमति दी। गुलामों का मालिक तुरंत उसके पीछे गया और हंसते हुए बोला, हम इस लड़की को पूर्वी क्षेत्र से लाए हैं। ये काफी छोटी है, सिर्फ 15 साल की। कृपा करके मुझे जाने दो, मैं तुमसे विनती करती हूँ। शांगगुआन रूई द्वारा बाल खींचे जाने पर वह लड़की भय से कांप उठी। उसके आंसू टूटे हुए मोतियों के हार से टपकते रत्नों की तरह निरंतर बह रहे थे। रोते हुए ये हसीना सचमुच बहुत खूबसूरत लगती है। शांगगुआन रूई ने अपनी आंखें सिकोड़ी। उसके डरे हुए हाव भाव को देखकर उसके होंठ अचानक ऊपर की ओर मुड़ गए और उसने लड़की को अपने करीब खींच लिया। डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। चिंता मत करो, क्या मैं तुम्हें बचाने के लिए यहाँ नहीं हूँ? शांगगुआन रूई की आवाज़ बेहद कोमल थी, लेकिन उसके लहजे में रोंगटे खड़े कर देने वाली अनुभूति थी। उसके बेहद बदसूरत चेहरे के साथ साथ इतनी नज़दीकी ने लड़की को और भी ज्यादा भयभीत कर दिया। फिर भी इस निराशा में लड़की को जैसे सहारा मिल गया जब उसने शांगगुआन रूई की आवाज़ सुनी और आंखें चौड़ी करके विनती भरी निगाहों से उसकी ओर देखा। क्या क्या तुम सचमुच मुझे बचाओगे? बेशक, तुम बहुत खूबसूरत हो। मैं तुम्हें यहाँ कष्ट सहते हुए कैसे देख सकती हूँ? शांगगुआन रूई की मुस्कान और भी भयावह होती जा रही थी। तुम्हें बस आज्ञाकारी होकर मेरी बात माननी है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, समझे? लड़की ने लड़खड़ाते हुए सिर हिलाया। हालांकि जैसे ही उसे लगा कि उसे सहारा मिल गया है, अचानक शांगगुआन रूई की आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई दी। उसने अपना हाथ उठाया और उस लड़की को अपने अनुयायियों की ओर फेंक दिया। उसकी खाल उतार दो। लड़की को अपनी सुनी हुई बात पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि वो उन अनुयायियों के हाथों में आ गिरी थी। उन अनुयायियों ने तुरंत आदेश प्राप्त कर लिया और लड़की को पकड़ लिया। लड़की को प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं मिला। उसने बस इतना देखा कि एक आदमी हाथों में धारदार चाकू लिए उसकी ओर बढ़ रहा था। तेज धार ने उसकी कोमल त्वचा को चीर दिया और तुरंत ही तेज लाल खून बह निकला। तुम ये सब कैसे करते हो? शांगगुआन रूई ने अचानक भौहें चढ़ा लीं। ये बहुत शोर मचाती है, पहले इसकी जीभ खींच लो। हाँ, काले बाजार में एक भयानक चीख गूंज उठी। लड़की के मुंह से खून से लथपथ जीभ खींचकर निकाल ली गई। उसके फेफड़ों से एक कर्कश और विकृत चीख निकली, लेकिन उसे पकड़ने वालों ने अपनी पकड़ जरा भी नहीं छोड़ी। खाल उतारने वाला चाकू लड़की की त्वचा को छू गया और धीरे धीरे उसके शरीर से गर्म मानव त्वचा को उतारता चला गया। पलक झपकते ही जो लड़की पहले सौम्य और सुंदर दिखती थी, वो बिना त्वचा वाली खून से लथपथ इंसान में बदल गई, जबकि उसकी सुंदर त्वचा सीधे शांगगुआन रूई को सौंप दी गई। जब शांगगुआन रूई ने खून से लथपथ और अभी भी कोमल गर्माहट से भरी उस खूबसूरत त्वचा को देखा, तो उसके भयानक चेहरे पर तुरंत एक विकृत मुस्कान उभर आई। परिणाम से संतुष्ट होकर उसने कोमल गर्माहट को महसूस करने के लिए उसे धीरे से अपने गालों से रगड़ा। उसके चेहरे पर मदहोशी छा गई। जी हाँ, लड़की की त्वचा अभी भी सबसे चिकनी और कोमल होती है। इसे संभाल कर रखो और वापस ले आओ। इसे तैयार करने के बाद इसे मेरे सौंदर्य मंडप में रख देना। शांगगुआन रूई ने खून की गंध को गहरी सांस लेकर अंदर खींच लिया और फिर उस खूबसूरत त्वचा को अपने अधीनस्थों की ओर फेंक दिया। खून की तीव्र गंध चारों ओर फैल गई। आसपास का माहौल, जो खरीदार शुरू में महिला गुलामों को खरीदने में रुचि रखते थे, वे शांगगुआन रूई के हिंसक तरीकों से भयभीत हो गए। जब उन्होंने जमीन पर गिरी हुई बिना चमड़ी वाली लड़की को देखा, तो उनके दिल कांपने लगे। शांगगुआन रूई जन्म से ही बदसूरत था। उससे एक अजीब सी गंध आती थी और उसके शरीर में कुछ विकृतियां थीं। इसके अलावा उसके पिता ने उसे बहुत लाड़ प्यार दिया था। इस कारण उसका व्यक्तित्व बेहद विकृत और हिंसक था।
शांगगुआन रूई का सबसे बड़ा शौक दुनिया भर की सुंदरियों की खालें इकट्ठा करना था। इसके अलावा वह सुंदरियों को जिंदा ही उनकी खालें उतार लेता था और उन्हें संसाधित करके भंडारित कर लेता था। उसने अपने निवास में एक विशेष सौंदर्य मंडप भी बनवाया था, जिसका उपयोग वो केवल अपने संग्रहों को रखने के लिए करता था। काला बाजार के नियमित ग्राहक थे, मुझे इस बात का पहले से ही अनुभव है। यदि वे लड़कियां जो बेचे जाने की प्रतीक्षा कर रही थी पहले से ही निराशा और भय में थी, तो जब उन्होंने अपनी पिछली साथी को जिंदा छीलते हुए देखा तो उनके दिलों में केवल एक पागलपन भरा भय ही रह गया। अगर कोई उन्हें नहीं खरीदता तो ज्यादा से ज्यादा उनकी बेइज्जती ही होगी, लेकिन अगर वे शांगगुआन रूई के हाथ लग गए तो मौत से भी बदतर होगा। छिले हुए व्यक्ति की तुरंत मृत्यु नहीं होती, लेकिन त्वचा की सुरक्षा के अभाव में जब तक घावों के संपर्क में कुछ भी आता, दिल दहला देने वाला दर्द होता। ये यातना मृत्यु से 100 गुना अधिक कष्टदायी थी। इस पल वे लड़कियां पहले से ही बुरी तरह डरी हुई थीं। वे तो यहाँ तक गुहार लगा रही थी कि कोई उन्हें जल्दी से खरीद ले, क्योंकि वे किसी भी कीमत पर शांगगुआन रूई के क्रूर हाथों में नहीं पड़ना चाहती थी। लेकिन शांगगुआन रूई को छीनने की हिम्मत किसने की? किनारे खड़े खरीदार चुपचाप एक तरफ हट गए थे। भले ही उन्होंने सब कुछ देखा हो, किसी ने एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की। शांगगुआन रूई की नज़र लकड़ी के मंच पर बची हुई लड़कियों पर पड़ी। मुझे ये कुछ भी चाहिए। तुम्हारे पास और कौन कौन सी नई गायें हैं? सबको ले आओ। मुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए कुछ नाकाफी गायें मत लाना, वरना मैं तुम्हारी खाल उतार दूंगा। शांगगुआन रूई ने ठंडे लहजे में दास स्वामी को घूरते हुए कहा। उसके शब्दों ने उन लड़कियों को घोर निराशा में डाल दिया। दास स्वामी की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई और उसने जल्दी से कहा, हाँ हाँ हाँ, मैं अभी जाकर तुम्हें ढूंढता हूँ। फिर जैसे ही मंच पर मौजूद लड़कियों को शांगगुआन रूई के अनुयायियों द्वारा अगवा कर लिया गया, दास स्वामी तुरंत कुछ लोगों को लेकर दूसरे पिंजरों की ओर चल पड़ा। एक लड़की ने सीधे उस धनी व्यापारी की ओर देखा जो उसे खरीदना चाहता था और गिड़गिड़ाते हुए बोली, मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया मुझे खरीद लीजिए। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, कृपया, मैं आपसे विनती करती हूँ। हालांकि उस धनी व्यापारी ने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। यद्यपि वह उस लड़की की सुंदरता का दीवाना था, फिर भी वह अपनी धृष्टता के बावजूद शांगगुआन रूई को छीनने की हिम्मत नहीं कर सका। लड़की की विनतियों के आगे वह जल्दी से भाग गया। हालांकि उस धनी व्यवसायी की नज़र लड़की की खूबसूरती पर थी और वह उसे खरीदना चाहता था, लेकिन शांगगुआन रूई के आते ही उसने वो विचार पूरी तरह से त्याग दिया। महिलाओं और अपने जीवन के बीच अपनी प्राथमिकताओं का आकलन करते हुए धनी व्यवसायी स्पष्ट रूप से यह पहचान सकता था कि कौन सा अधिक महत्वपूर्ण है। जब लड़की ने धनी व्यापारी को वहां से जाते हुए देखा तो उसके चेहरे पर निराशा के भाव छा गए और उसका शरीर बुरी तरह कांपने लगा। आसपास और भी लोग इकट्ठा हो गए जो इस मजे को देखना चाहते थे। इस काले बाजार में जिनके पास पैसा और ताकत थी, वही मालिक थे। कोई भी इस नियम को तोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। ये बात विशेष रूप से शांगगुआन रूई के लिए सच थी, जो काला बाजार में नियमित रूप से आता जाता था। राजशाही शहर में उसकी बेहद बदनामी थी और वह हर तरह के अपराध करता था, फिर भी उसके पीछे बेहद ताकतवर ताकतें थीं, इसलिए कोई भी उसे नाराज करने की हिम्मत नहीं करता था। हालांकि उन गुलाम मालिकों को अपनी वस्तुओं के इस तरह नष्ट होने पर दुख हुआ, लेकिन उन्होंने शांगगुआन रूई के सामने एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की। क्यों? क्या कोई मुझसे छीन झपट करना चाहता है? आसपास के धनी व्यापारियों पर नजर डालते हुए शांगगुआन रूई की आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई दी। हालांकि शांगगुआन रूई की नजर जिन पर भी पड़ी, उन सभी ने एक एक करके अपना सिर नीचे कर लिया, बोलने की हिम्मत नहीं की। इस राजसी नगरी में वे और यहाँ तक कि संप्रदाय के शिष्य भी आमतौर पर शांगगुआन रूई जैसे स्तर के लोगों को लापरवाही से नाराज करने की हिम्मत नहीं करते थे। हा, युवा श्री शांगगुआन, इस शहर में आप ही सब कुछ तय करते हैं। कौन आपसे पंगा लेने की हिम्मत करेगा? बिल्कुल सही। जब तक कि कोई अपनी जान से बेखौफ होकर यंग सर शांगगुआन के साथ इन गुलामों को छीनने की हिम्मत न करे। वहां मौजूद कई लोग तुरंत हंसने लगे। काला बाजार में मौजूद लोग शांगगुआन रूई की शैली से लगभग परिचित थे और अब उन्हें यह अजीब नहीं लगता था। इसके अलावा गुलामों की संख्या भी बहुत कम थी और देखने वालों ने उन्हें कभी इंसान के रूप में देखा ही नहीं था। सबकी बातें सुनकर शांगगुआन रूई का मूड अच्छा हो गया और उसने संतुष्टि से सिर हिलाया। उसने ठंडे लहजे में कहा, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इस काले बाजार के अपने नियम हैं। मैं नियमों का पूरी तरह पालन करता हूँ। अगर कोई बोली लगाना चाहता है तो मैं ईमानदारी से प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार हूँ। हालांकि
मुझसे प्रतिस्पर्धा करना थोड़ा जोखिम भरा है। शांगगुआन रुई की बात सुनने के बाद वे धनी व्यापारी जो शुरू में प्रतिस्पर्धा करना चाहते थे, उन्होंने अपने दांत पीस लिए और अंततः कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। ये तो एक मजाक है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस राजशाही शहर में हुक्म चला सकते हो? इसी क्षण सफेद वस्त्र पहने एक युवक ने उपहास उड़ाया और बड़े बड़े कदमों से भीड़ से बाहर निकल गया। सभी लोग अचंभित थे और उस युवक को निहारने से खुद को रोक नहीं पाए। आप निश्चिंत रहें, देवियों, मैं आज इस मामले को जरूर सुलझा लूंगा। उस युवक ने शांगगुआन रुई की ओर एक नजर डाली और फिर पिंजरे में बंद लड़कियों से कहा, कृपया महाराज, हमें यहाँ से बचा लीजिए, मैं आपकी दासी बनने को तैयार हूँ, एक लड़की ने जल्दी से कहा। हालांकि इससे पहले कि वो युवक कुछ कहता, गुलामों का मालिक बड़े बड़े कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ा और बोला, भाई, तुम यहाँ के नागरिक नहीं हो, है ना? तो क्या हुआ अगर मैं नहीं हूँ? युवक ने कहा। हाँ, दास स्वामी ने सिर हिलाया और हंस पड़ा। भाई, बेहतर होगा कि तुम उनका साथ न दो। इस युवा सरदार शांगगुआन रुई के पिता नवरात्रि राजवंश के ड्रैगन टाइगर सेनापति हैं। क्या? ये सुनकर वो युवक भयभीत हो गया और उसने भयानक दिखने वाले शांगगुआन रुई को आश्चर्य से देखा। नवरात्रियों के राजवंश में ड्रैगन टाइगर जनरल का सबसे अधिक प्रभाव था। उनके अधीन कई सेनाएं थीं और वे तत्कालीन प्रधानमंत्री किनलॉन्ग के भरोसेमंद अधीनस्थ थे। क्यों? क्या तुम मुझसे छीन झपट करना चाहते हो? शांगगुआन रुई ने उस युवक को दिलचस्पी से देखा। ओह! शांगगुआन रुई की पहचान जानने के बाद युवक को पसीना आ गया और उसने जल्दी से कहा, युवक शांगगुआन, ये एक गलतफहमी है। अगर कोई और होता तो वो युवक परवाह भी नहीं करता और मुकाबला करने का साहस दिखाता, लेकिन उसका सामना ड्रैगन टाइगर जनरल के पुत्र से था और किसी भी हालत में वह उसे नाराज करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। ओह! शांगगुआन रुई ने उस युवक को चिढ़ाते हुए भाव से देखा। अब तुम मुझसे प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहते? युवा श्री शांगगुआन, यह एक गलतफहमी है। मैंने कभी आपके साथ छीन झपट करने के बारे में नहीं सोचा। युवक ने तुरंत अपना रुख स्पष्ट कर दिया, क्योंकि उसे गहरा डर था कि शांगगुआन रुई उसे गलत न समझे। गलतफहमी? शांगगुआन रुई ने ठंडे लहजे में उपहास किया। ये कितना उबाऊ है। बोलते हुए उसने अपने बगल में खड़े गार्ड की ओर देखा और भावहीन होकर कहा, चाकू कहाँ है? गार्ड ने बिना कुछ कहे तुरंत एक चमकता हुआ खंजर निकाला और उसे शांगगुआन रुई को सौंप दिया। शांगगुआन रुई ने कतार ली और एक मासूम सी मुस्कान के साथ उस युवक की ओर चल पड़ी। ये दृश्य देखकर युवक थोड़ा घबरा गया। स्विश! अगले ही पल शांगगुआन रुई के हाथ में मौजूद खंजर तुरंत उस आदमी के पेट में जा घुसा। पल भर में खून उमड़ पड़ा और युवक के सफेद कपड़े खून से लाल हो गए। युवक दर्द से चीख उठा। उसका चेहरा पीला पड़ गया और माथे से पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें टपकने लगी। ऐसा लग रहा था मानो असहनीय दर्द उसे पूरी तरह से निगल जाना चाहता हो। वो व्यक्ति सचमुच लापरवाह था और उसने युवा सर शांगगुआन को उकसाने की हिम्मत की। अरे बाप रे! एक बाहरी व्यक्ति को स्थिति का अंदाजा नहीं था और उसने लापरवाही से काले बाजार में गुलामों का साथ दिया। वो सचमुच मौत को दावत दे रहा था। वहां मौजूद लोगों ने निर्मम भाव से उपहास किया। उनकी नज़र में शांगगुआन रुई का वार महत्वपूर्ण अंगों को पूरी तरह से भेदने से बच गया, जिससे ऐसा प्रतीत हुआ कि वो केवल इस युवक को यातना देना चाहता था। ओह! मुझे बहुत खेद है। मैंने गलती से आपको चोट पहुंचा दी। यह एक गलतफहमी थी। आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना? शांगगुआन रुई के भयानक चेहरे पर एक भयावह भाव उभर आया। गलतफहमी? युवा श्री शांगगुआन, मेरी जान बख्श दीजिए। युवक दर्द सहते हुए बेताब होकर दया की भीख मांग रहा था। हालांकि अगले ही पल शांगगुआन रुई के हाथ में मौजूद खंजर उस युवक के पेट में बेतहाशा हिलने लगा। उस युवक की वहीं पर लगभग तुरंत ही मौत हो गई। इसके बाद शांगगुआन रुई घुटनों के बल बैठकर उस व्यक्ति के पेट से खंजर निकालने लगा और उस युवक की गर्दन नापने लगा। सबके होश में आने से पहले ही खंजर लहराया और उसने तुरंत उस युवक की गर्दन काट दी। युवक की गर्दन से खून की बड़ी बड़ी धाराएं निकलीं और शांगगुआन रुई के चेहरे पर फैल गईं। शांगगुआन रुई की आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई दी जब उसने युवक का सिर पकड़ा और खंजर से गर्दन के हिस्से को काटना शुरू कर दिया। पलक झपकते ही शांगगुआन रुई ने उस युवक का सिर पूरी तरह से काट डाला। कितना बदसूरत है! शांगगुआन रुई ने युवक का सिर हवा में उठाया और उसका बारीकी से निरीक्षण किया, मानो वो किसी कलाकृति की प्रशंसा कर रहा हो।
हालांकि शांगगुआन रुई इस कलाकृति से संतुष्ट नहीं हुआ और उसने इसे बेरुखी से जमीन पर फेंक दिया। फिर उसने अपना दाहिना पैर उठाया और उस युवक के सिर पर चढ़ा दिया। शांगगुआन रुई ने उस युवक का सिर कुचल दिया और लाल और सफेद तरल पदार्थ चारों ओर फैल गया। इसे देखकर वहां मौजूद लोगों ने एक दूसरे को हैरानी से देखा। शांगगुआन रुई सचमुच बहुत निर्दयी था। शांगगुआन रुई की क्रूरता को देखने के बाद पिंजरे में बंद लड़कियां चीखने लगीं। इसे साफ करो। अपने जूतों से धूल साफ करने के बाद शांगगुआन रुई ने गुलाम मालिक की ओर देखा। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, मैं इसे तुरंत साफ कर देता हूँ। गुलामों के मालिक ने बार बार सिर हिलाया और किसी को आदेश दिया कि वह उस युवक के शव के असहनीय दृश्य को साफ करे। उन जैसे बाहरी लोगों के लिए दूसरे पक्ष की पहचान जाने बिना उसे उकसाना लगभग मौत को दावत देने जैसा था। कुछ ही देर में युवक का शव हटा दिया गया और जमीन पर पड़े अवशेषों को साफ कर दिया गया। ये किंगटांग छोटे सफेद बाघ के साथ लकड़ी के मंच तक जा चुकी थी। खूनी दृश्य को देखकर उसकी आंखों में थोड़ी उदासी छा गई। उस क्षण पिंजरों में बंद लड़कियां निराशा से भर गईं और भय से कांपने लगीं। ये ठीक है, मुझे ये चाहिए। शांगगुआन रुई की दिलचस्पी फिर से जाग उठी और उसने लंबे नीले बालों वाली एक लड़की को देखकर मुस्कुरा दिया। हे युवा श्री शांगगुआन, आपकी नज़र वाकई कमाल की है। ये लड़की सर्वोच्च श्रेणी की दासी है। हमने इसे 9 नाइट्स डायनेस्टी के बाहर समुद्र की बाहरी सीमाओं पर पकड़ा था। बहुत जल्दी ही नीले बालों वाली लड़की को गुलामों के मालिक द्वारा पिंजरे से बाहर निकाल लिया गया। कोई मुझे बचाओ। नीले बालों वाली लड़की के चेहरे पर निराशा के भाव छा गए जब उसने असहाय होकर भीड़ की ओर देखा। हालांकि वो जगह एकदम शांत थी और लोग एक दूसरे को उदासीनता से देख रहे थे। कोई भी गुलाम के लिए शांगगुआन रुई जैसे लोगों को नाराज नहीं करेगा और उस घटना से सबक मिला। दुनिया में बहुत सी खूबसूरत लड़कियां हैं और किसी एक के लिए अपनी जान जोखिम में डालने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास युआन लौटाने वाला पत्थर है। जो भी मुझे बचाएगा मैं उसे युआन लौटाने वाला पत्थर भेंट कर दूंगा। मैं आप सभी से विनती कर रहा हूँ, कृपया। लड़की जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। युआन रिटर्निंग स्टोन। वहां मौजूद लोग एक दूसरे को देखने लगे। युआन रिटर्निंग स्टोन एक दुर्लभ पत्थर था जिससे हथियार बनाए जा सकते थे, लेकिन यह मुख्य सामग्री नहीं था और साधक के कौशल को नहीं बढ़ा सकता था। यह एक प्रकार का ऊर्जा पत्थर था जिसका अत्यंत दुर्लभ होने के बावजूद साधक के लिए बहुत कम उपयोग था। धत तेरे की। युआन रिटर्निंग स्टोन। छोटा सफेद बाघ अचानक ये किंगटांग की बाहों से अपना सिर बाहर निकालकर आसपास देखने लगा। आत्मा लौटाने वाला पत्थर कहाँ है, कहाँ है? ये किंगटांग के पास मौजूद कई लोगों ने तुरंत उस छोटे सफेद बाघ को देखा। सबके सामने नारंगी रंग का एक बाघ का बच्चा प्रकट हुआ। ये किंगटांग ने छोटे सफेद बाघ पर एक नज़र डाली। उसने उसे साफ साफ कह दिया कि वो बेवजह बाहर न निकले। स्पिरिट एनिमल। ये किंगटांग की बाहों में मौजूद छोटे नारंगी बाघ को देखकर कई किसान आश्चर्यचकित रह गए। माना जाता है कि आत्मा पशु किसी राक्षसी जानवर से बिल्कुल अलग था। राक्षसी जानवर स्वभाव से ही हत्या करने वाले होते हैं और उनमें हत्यारापन होता है, जबकि आत्मा पशु मानवीय होते हैं और कुछ तो मानव भाषा भी बोल सकते हैं। हालांकि ऐसे मामले बेहद दुर्लभ थे। हालांकि आत्मा पशु दुर्लभ थे, लेकिन इतने भी नहीं कि उनका दिखना किसी को चौंका।